हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग आगाज करने वाले हैं मैथ्स के वो सभी क्वेश्चन जो CHSL 2020 के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको आज से कराने वाला हूं। 11 मई है आज, 20 मई तक हम ऑलमोस्ट इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपकी SSC से जुड़े जितने भी एग्जाम है, चाहे वो CGL प्री और मेंस हो, चाहे CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी हमारी दोनों में स्टेटमेंट रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में 12 अप्रैल 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको CHSL 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ अपने पहले ही अटैम्प्ट में, जो कि CGL 2019 का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें, और ऑल इंडिया रैंक था मेरा 1115, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि मैं 2 हफ्ते से क्लास नहीं कंडक्ट कर पाया था, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। साथ साथ क्वेश्चन आप लोगों के टाइप हो रहे थे CHSL 2020 के मैथ्स के, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। तो आज से बिल्कुल प्रिपेयरली हम लोग शुरू करने वाले हैं। बेशक थोड़ा देर से कर रहे हैं, पर लास्ट मोमेंट जो तैयारी हमारी CHSL 2021 के एग्ज़ाम की होने वाली है, जो कि 24 मई से शुरू होने वाले हैं, उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से कर देंगे। लास्ट मिनट पे जो ये रिवीजन का मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो लास्ट मोमेंट में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज 11 तारीख है, 20 तारीख तक हम CHSL 2020 में जो मैथ्स के 900 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, वो 900 के 900 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ 20 मई तक, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करना चाहता था आपसे ये कि फैमिली रिएक्शन पर मैंने अपने एक रिजल्ट का वीडियो बनाया था, मतलब मेरे रिजल्ट आने पे जो मेरी फैमिली रिएक्शन थी उनका वीडियो बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। एक बार वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने चैनल पे जो भी अभी तक करा चुका हूँ, मतलब मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अपना स्कोर कार्ड आपके सामने लाऊंगा। CGL 2019 का प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सबके मार्क्स आपको शो करूँगा, और उसी में मैं आपको अपने चैनल का 1 साल 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करूंगा कि मैंने अभी तक आपको क्या चीज़ें कराई, आपको उन चीज़ों का क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और प्रीवियस ईयर सेट्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके अगर मायने किसी को जानने हैं, तो जब भी आप किसी एग्जाम का रिव्यू देखते हो, जैसे CGL 2021 का रिव्यू मैंने कंडक्ट किया, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या इसके अलावा आप किसी भी चैनल पर जाकर विजिट करो, जो भी वहाँ पे एग्जाम दे के आता है वो यही बात बोलता है कि जिनकी प्रीवियस ईयर सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से थी, या हम भी जैसे सिलेक्टेड है, तो मुझे पता है कि तैयारी कैसे की जाती है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार करे जा रहे हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेट्स नहीं लगा पाते, तो अगर आप इन वीडियो से भी अगर आप तैयारी करके जाएंगे, इतनी बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप किसी भी चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, किसी भी टॉपर की राय ले सकते हैं। आपको सबको एक ही बात बताई जाएगी, आप सबके द्वारा, सभी टॉपर के द्वारा एक ही बात आप सबको बताई जाएगी कि लास्ट मोमेंट रिवीजन जो होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कोई बेस्ट तरीका नहीं है। अभी आप नोट्स तो उठाने नहीं वाले कि हाँ मैं दोबारा कोई बुक उठा लूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा। अगर मैं कोई बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो लास्ट के मोमेंट पे यही रहता है कि आप जितना ज़्यादा नोट्स रिवाइज कर सके अपने टीचर के, उसके अलावा आप जो रिसेंट में 2-3 साल में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको दोबारा सॉल्व कर लें, तो यही एक बेस्ट टेक्निक है। और अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको CGL 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, CGL 2020 के करा चुका हूँ, CPO 2019, CPO 2020, CHSL 2019 के क्वेश्चन मैं इससे पहले मैथ्स के करा चुका हूँ। अब मैं CHSL 2020 के कराऊंगा। इसके बाद क्या होगा कि 2019 और 2020 के मैं CGL, CPO, CHSL सब के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ। इसके बाद 2021 के जो सेट्स मैं आपको कराऊंगा, उसमें मैं आपको सभी सेट्स कराने वाला हूं, चाहे वो CGL का सेट हो, चाहे CHSL का हो, चाहे CPO का हो, चाहे MTS हो, स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी के मैं 2021 साल के सेट्स, मतलब 2021 से जो आगे
एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं उन सभी के मैं सेट्स आपको कराया करूँगा। मतलब जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद CHSL 2021 का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो CGL 2021 का हो ही चुका। तो पहले हम CGL 2021 के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम CHSL 2021 के करेंगे, और जब मेंस आने वाला होगा उससे 10 या 15 दिन पहले हम 2018, 2019 और 2020 के CGL के मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैनल पर, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2018 से आपको पता है TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किया, तो उसी के पैटर्न पे हम लोग मेंस के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। इसी रीज़न से मैं आपको 2018 से शुरू करवाने वाला हूँ मेंस के पेपर। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने CGL 2021 के एग्ज़ाम के बाद व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज किए थे कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत काम आया। ये जो लास्ट मोमेंट टेक्निक थी आपकी क्वेश्चन सॉल्व कराने की, और ये जो बताने का क्वेश्चन बताने का जो तरीका था, मतलब जो भी आपने तारीफ भरे शब्द गए, तो तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी प्रेज़ किया इस चीज़ को। और जिन जिनको हेल्प मिली, काफ़ी लोग तो सब्सक्राइब भी करके गए चैनल, न्यू स्टूडेंट 200 के आसपास नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और अभी तक मैंने जो भी कराया, जो भी प्रीवियस ईयर सेट कराए, जो भी आपको चैप्टर कराए हैं, उनका लिंक सबका प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा बस यही कहना चाहता हूँ, और आज हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 अप्रैल 2021 की शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 के 25, दोनों में मिला के 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और अगली सभी वीडियोज़ में जिसमें CHSL 2020 के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चन हम लोग डेली करने वाले हैं। और कुछ चैप्टर जो मैं आपको करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क हम कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस अभी मेरा कराना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज में आपको करा चुका हूँ, और फिर बाकी ये चैप्टर अभी बचे हुए हैं। तो हम जैसे ही ये मेरा CHSL 2020 के सेट कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद मैं आपको एवरेज, LCM, HCF, पार्टनरशिप, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और रेस कराने वाला हूँ, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें हमारी, मेरे को लग रहा है मई के महीने में ही कंप्लीट हो जाएंगे। मई में मैं ये सारी चीज़ें आपको करा चुका हूँगा, ठीक है। और जो भी मैंने अभी तक आपको कंटेंट कराया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर सेट हो, चाहे ये चैप्टर्स हो, आप एक बार चैनल पर विजिट करें। जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो सिलेक्शन लेना चाहता है, एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करना। आप कंटेंट देख लेना, और एग्जाम में जो आता है आपको हूबहू मिलने वाला है वही चीज़ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, वही सेम कंटेंट मैंने आपको कराया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज जब आपको सॉल्व कराया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। और जैसे ही हमारा अरिथमेटिक मैथ्स खत्म होगा, हम एडवांस मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। जो भी SSC की तरफ से जो भी इवन तक की चाहे उसका एक बच्चे को फ़ायदा हो नोटिफिकेशन का, वो सभी नोटिफिकेशंस मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ। फेसबुक पेज पर भी मैं सेम चीज़ें डाल देता हूँ। फेसबुक पे हम लोग PDF वगैरह नहीं डाल पाते, तो मैं लिंक जनरेट करता हूँ ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके ही विजिट करके पढ़ सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँ आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फ्री मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा आपको, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपके SSC के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सेट्स कराता हूँ, उससे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प मिल जाए। कोई इंक्वायरी हो, ईमेल ID है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन 12 अप्रैल 2021 CHSL 2020 के एग्जाम का शिफ्ट 1 का आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला कॉर्ड AB एंड डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल व्हेन द प्रोड्यूस्ड। मतलब ये कोड AB और डायमीटर CD को जब मैं प्रोड्यूस करूँगा, तो सर्कल के बारे में मिलने वाले हैं। पॉइंट P पे आपको PB बोला है कितना, 8 सेंटीमीटर, AB बोला है 12 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बोला है कि P से इतना डिस्टेंस है सेंटर का, और आपको बोला रेडियस बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CHSL 2019 में भी था। आप देखेंगे, आप एक बार CHSL 2019 के क्वेश्चन देखें, फिर आप उसके बाद CHSL 2020 के क्वेश्चन देखना, आप समझ जाएंगे कि आपको CHSL 2021 में कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। चाहे आप एनालिसिस कर लेना इस बात का। तो आपने देखा कि CD एक कॉर्ड है, आपने एक कॉर्ड बना दिया, फिर आपने एक डायमीटर बनाया, ठीक है। आपने मान लिया कि चलो ये एक डायमीटर है और ये एक कॉर्ड है, ये दोनों आपस में आउटसाइड द सर्कल मिलती हैं। तो आपने देखा CD अगर कॉर्ड है, CD डायमीटर है, CD अगर डायमीटर है, AB अगर कॉर्ड है,
और दोनों एक दूसरे को बाहर मिल रही हैं, तो आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर किसी आउटसाइड पॉइंट से मैं सर्कल पे दो सीकेंड ड्रॉ करता हूँ तो आपको यहाँ पे पता है, या फिर अगर दो कोड, क्योंकि आपको पता है डायमीटर को भी हम कोड ही बोलते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट जो कोड होती है एक सर्कल की वो डायमीटर होता है। तो आपको पता है जब दो कोड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो आपको पता है ये रिलेशन होता है PB इंटू PA इक्वल टू PC इंटू PD। तो आपने देखा AB की लेंथ आपको गिवन है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आपको PB की लेंथ गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा यहाँ से PB की लेंथ कितनी आ गई, आपके पास 8 आ गई। PA की लेंथ कितनी आ गई, आपको पता है PA जो होगा वो क्या होगा, PB प्लस AB, इन दोनों को जोड़ के आपके पास PA आएगा। तो PA की लेंथ आपके पास कितनी हो गई, 12 प्लस 8, आपके पास कितना आ गया, 20। फिर आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या, आपको पता है कि सेंटर से जो P का डिस्टेंस है वो आपको गिवन है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि यार अगर मान लो ये O है, तो आपको पता है सेंटर से अगर मैं सर्कमफ्रेंस को मिलाऊंगा तो आपको पता है रेडियस बनती है, तो OD भी रेडियस हो गई और OC भी रेडियस हो गई। तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस करी कि PD की जो लेंथ होगी, PD की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 माइनस R, और PC की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 18 प्लस R। ठीक है, सेम क्वेश्चन CHSL 19 में आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है, सॉरी आगे हम सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा 8 इंटू 12 प्लस 8 कितना होता है, 20। तो 8 इंटू 20 कितना हो गया, 160। फिर आपने देखा ये लिखा हुआ A प्लस बी, A माइनस बी, तो आपको पता है क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपने देखा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 में से अगर मैं 160 घटाऊंगा तो मेरे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपने देखा R की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है कितनी, 164 का अंडर रूट। ठीक है, तो आपने देखा ये 164 का अंडर रूट, 164 जो होता है आपने देखा 12 से बड़ा होगा पर 13 से छोटा होगा, मतलब 164 का जो अंडर रूट होगा, क्योंकि आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये 13 के छोटा पर 13 के आसपास होगा। तो 13 के सबसे पास कौन सा है, आपने देखा 13 के सबसे पास है 12.8, और आप चेक करेंगे तो आपको 12.8 ही यहाँ पे रेडियस देखने को मिलेगी, 12.4 नहीं हो सकती, क्योंकि 12.4 अगर होनी है तो 152 153 के पास आसपास होना चाहिए था अंडर रूट। तो 12.8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला कि अगर इतना डिस्टेंस चलता है इतनी स्पीड पे और दूसरा अलग डिस्टेंस जो है वो इतने की स्पीड पे चलता है, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछी है। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या, कि यार डिस्टेंस जब 48 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था तो स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और जब डिस्टेंस वो 52 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था तो स्पीड कितनी थी, 65 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि जब डिस्टेंस उसने 48 ट्रेवल किया तो स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने यहाँ से टाइम निकाल लिया, तो टाइम आपके पास कितना आ गया, जब उसने 48 किलोमीटर ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो टाइम कितना लगा उसको, 48/40 आवर लगा। उसके बाद आपने देखा डिस्टेंस था 52, स्पीड थी 65, तो टाइम कितना लगा कवर करने में, 52/65। तो आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, आपने देखा 48 किलोमीटर पहले किया, 52 किलोमीटर बाद में। टोटल टाइम कितना लगा, पहले टाइम लगा 48/40 और बाद में टाइम लगा 52/65। तो आपने यहाँ से देखा कि 13 चौक 52, 13 पंजे 65, और उसके अलावा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। ठीक है, तो आपने देखा ये 6/5 प्लस 4/5 कितना हो गया है, 10/5, 10/5 कितना होता है 2, और 48 और 52 को अगर मैं जोड़ूं तो आप देखोगे 100 हो जाएगा, 100/2 कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच अ नंबर। पहली बात तो आपने देखा कि नंबर को, ये वाला जो नंबर है इसको डिविजिबल बाय 9 होना है। अब आपको पता है अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाय 9 होना है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। आपने किया सम ऑफ डिजिट, 5 और 8 13 और 3 16 और 6 20, सॉरी 16 और 4 20 और 1 21। तो आपने देखा 5 और 8 13 और 3 16 4 20 और 1 21।
21 और m कितनी बार, 3 बार, तो 21 प्लस 3m लिखा है। अब मैं m की क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए। आपने देखा m की वैल्यू 0 रखोगे तो 21 आएगा, 21 कभी 9 पे नहीं जाता। आपने क्या देखना है, आपने देखना सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। आपने देखा 21 जो है वो क्या 9 पे जाता है, नहीं जाता। तो आपने देखा m की वैल्यू 0 रखने पे कोई फायदा नहीं हुआ, m की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो आपने देखा 21 प्लस 3 24, 9 पे जाता है, नहीं जाता। m की वैल्यू 2 रखो, m की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपने देखा कि 21, m की वैल्यू 2 रखने पे ये बन गया 3 × 2 6, 6 प्लस 21 कितना हो गया 27। अब 27 जो है वो 9 पे जाता है, मतलब m की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने देखा कि अगर m की वैल्यू 2 होने पे नंबर जो है डिविजिबल बाय 9 है तो अगली वैल्यू m की जो है वो क्या होने वाली है, 5, जिस पे कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 9 होगा। और उससे अगली वैल्यू जो होने वाली है कितनी होने वाली है, 8। क्यों, क्योंकि आपने 3 3 का जोड़ किया। 3 3 का जोड़ आपने इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पे पता है ये 3m लिखा है। 3m अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3m, ये 3 3 का जोड़ क्यों किया, क्योंकि आपने देखा कि अगर m जो है 3 ज़्यादा होगा, यानी कि अगर m 3 ज़्यादा होगा तो आपने देखा 3 × 3 कितना होता है, 9। तो मतलब आप 3 का एडिशन देखेंगे या फिर आप वैल्यू रख के देख लेना, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो मेरी बात समझ चुका होगा। नहीं तो आप क्या करना, आप फिर m की वैल्यू 9 रख के देखना। m की वैल्यू 9 रखोगे 3 और 27, 27 और 21 कितना होगा, 48, नहीं जाता। m की वैल्यू 8 रख लेना, 8 रखोगे 8 × 24, 24 और 21 कितना होता है, 45, 45 जो है वो 9 पे जाता है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो आपको पता चल गई कितनी, 8। स्मॉलेस्ट पॉसिबल पता चल गई 2। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, 8 दूनी कितना होता है, 16। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है सुलेखा बॉट 36 kg ऑफ शुगर इतने रुपए में, ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg। आपने देखा पहली बात तो कि प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल है, आपने देखा प्रॉफिट जो है वो 10 किलो सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो 10 किलो सेलिंग प्राइस के इक्वल है। आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करेंगे जब आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बोलता है कि बाय सेलिंग 10 पेन्स प्रॉफिट जो है वो 10 सेलिंग प्राइस 10 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, या फिर बाय सेलिंग 20 पेन कॉस्ट प्राइस, सॉरी बाय सेलिंग 20 पेन लॉस जो होगा वो 20 कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। जब ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्या देखते थे, आप क्या करते थे, यहाँ पे आपने देखा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और आपने देखा कि एसपी कितने का है, 10 किलो का। तो आपने देखा कि बेचा कितना सामान, आपने देखा बेचा कितना, आपने देखा 36 किलो बेचा। अब 36 पहले हम बेचते थे पेन या आइटम्स कुछ होती थी, हम उनको आइटम वगैरह से सॉल्व करते थे। अब की बार केजी में दिया है तो आपने देखा प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो 10 किलो एसपी के इक्वल है। तो प्रॉफिट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितने का, 36 किलो शुगर का एसपी माइनस 36 किलो शुगर का सीपी। ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 10 किलो एसपी के इक्वल। तो आपने देखा कि अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 26 एसपी इक्वल टू 36 सीपी। ठीक है, और आप इसको काटोगे तो ये कितना आ गया, 13 18। तो आपने यहाँ से देखा सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो आपके पास कितना आ गया, 13:18। तो आपने देखा सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है, 13:18। आपने एक चीज़ देखी कि 36 किलो, आपने देखा 36 किलो की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1040। आपने देखा 1 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आपने देखा 36 किलो का मतलब 36 किलो जब उसने शुगर खरीदा तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 1040। तो आपने देखा कि 1 किलो शुगर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1040 बाई 36। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपने देखा 1 किलो शुगर का, छोड़ो इस तरीके से छोड़ो आप इसको, और तरीका बताता हूँ आपको एक। ठीक है, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया आपके पास। आपको पता है कि 36 किलो शुगर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1040 रुपये। आपने देखा 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1040 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 13:18 है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 13, सेलिंग प्राइस की कितनी, 18। आपने देखा कॉस्ट प्राइस जो है 36 किलो शुगर का वो कितना है, 1040। तो आपने 13 की वैल्यू 1040 के इक्वल पुट कर दी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 80। 1 की वैल्यू जब आपके पास 80 आ गई, ठीक है, एक सेकंड, इसमें कुछ
सही है, ठीक है। तो 1 किलो शुगर का, सॉरी 1 की वैल्यू आपके पास 80 आ गई ना, ठीक है। अब आप 18 की वैल्यू निकाल लोगे। 18 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18 × 80, ये कितना हो जाएगा 1440। अब ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है कितने का, 36 किलो शुगर का आपके पास, 36 किलो शुगर का आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुका है, ठीक है। कैसे मैंने सॉल्व किया, पहले मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, मेरे पास सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 13:18। आपने देखा 36 किलो शुगर का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 1040। आपने 13 की वैल्यू 1040 रखी, 1 की वैल्यू 80 आ गई, 1 की वैल्यू 80, तो 18 की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई 1440। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुका है कितने का, 36 किलो शुगर का। आपको बताना है सेलिंग प्राइस 5 किलो शुगर का। तो 36 किलो शुगर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1440। 1 किलो शुगर का कितना होगा, 1 किलो शुगर का होगा 40, और 5 किलो शुगर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 40 × 5 200। 200 रुपये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। एंगल ए आपको गिवन है 135 डिग्री, सी ए की लेंथ आपको गिवन है, ए बी की लेंथ आपको गिवन है। उसके बाद बोला है ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, और एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। आपको बोला है ई एफ की लेंथ बताओ, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए ई एफ की, आपने देखा ट्रायंगल ए ई एफ की बात करूं जिसमें कि ई एफ साइड है और मुझे वही साइड निकालनी है, तो आपने देखा कि ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी है, 7। तो ए एफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, जब आपने देखा एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए बी की लेंथ अगर 7 है तो ए एफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली ई मिड पॉइंट है, तो ए सी की लेंथ अगर 5√2 सेंटीमीटर है तो ए ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5√2/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने देखा ट्रायंगल ए ई एफ है जिसमें आपको एक एंगल गिवन है, उन दोनों की साइड गिवन है, एंगल के सामने वाली आपको साइड बतानी है। कैसे आप लोग बताओगे, कोसाइन रूल से बताओगे, सबको पता है। जब कोई ट्रायंगल में आपको एक एंगल दिया जाए और उस एंगल से जुड़ती आपको 2 साइड दे दी जाए और आपको बोला जाए कि भाई थर्ड साइड बता दो, तो कैसे बताते हैं हम लोग, कोसाइन रूल से, ठीक है। तो आपने देखा कोसाइन रूल क्या कहता है, आपको पता है कोसाइन रूल क्या कहता है, कॉस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर बाय 2 × ए एफ × ए ई। तो आपने देखा ए एफ की वैल्यू कितनी, ए ई की वैल्यू इतनी, और ई एफ की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। ठीक है, और cos 135 डिग्री आपको पता है cos 45 के इक्वल होगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2। तो आपने देखा ये कितना हो गया 49/4, ठीक है। और ये कितना हो गया, आपने देखा कि ये तो हो जाएगा √2 और 25/2 हो जाएगा, ये तो माइनस ई एफ स्क्वायर। उसके बाद ये ऐसे चला गया और ये √2, ठीक है, और -1/√2 इंटू 7 पंजे 35/√2। तो आपने देखा ये 35/2 हो गया, -35/2, और ये हो गया, अगर मैं कॉमन लूँ 4, तो ये 49 + 50 99 हो जाएगा ई एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ई एफ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 99/4 + 70/4। ये 35/2 है ना, तो आप इसका 70/4 लिख सकते हो। तो आपने देखा 169/4 हो गया, तो ई एफ की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो जाएगी, √169/4, जो कि कितना हो जाएगा आपका 13/2, जो कि 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान है।
अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दिया है क्या कोसेक थीटा की वैल्यू दी है। आपको पता है कोसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है √5/2। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना हो गया √5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 2। तो बेस कैसे निकालोगे, बेस जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना √5 का स्क्वायर कितना 5 हो गया, परपेंडिकुलर कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो √1 बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके 1 आ गई। अब सेक थीटा क्या होता है सबको पता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये कॉट थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो आती है बेस बाय परपेंडिकुलर, और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये लास्ट में बचा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा कि हाइपोटेन्यूज कितना √5, परपेंडिकुलर कितना 2, बेस तो एक ही है। तो √5 + 2 तो यही हो गया। उसके बाद माइनस बेस कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना √5। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसके साथ सॉल्व करूं √5, तो √5 आ गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 - 1 4 + 2, तो 2 + 4 √5/5 आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे √5 न्यूमिनेटर और √5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए और बी अगर किसी काम को करें तो ए 24 दिन में ख़त्म कर देगा, उसी काम को बी 40 दिन में ख़त्म कर देगा। आपने देखा कि अगर किसी काम को ए 24 दिन में ख़त्म करता है तो बी उसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर देता है। फिर आपको आगे बोला कि दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन काम करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो सी करता है 14 दिन में। आपको बताना है ए और सी साथ में मिलकर 75% ऑफ द सेम वर्क कितने टाइम में कर देंगे। पहले तो आपने देखा कि किसी काम को ए अगर 24 दिन में करता है, उसी काम को बी अगर 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा। आपको पता है कि जब आपको टोटल टाइम दिया जाए, ए का, बी का, चाहे सी का भी दे देता है, या जितनों बंदों का भी दिया जाए टोटल टाइम, आप टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि टोटल टाइम जो कि 24 और 40 है, इन दोनों का एलसीएम 24 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब वन डे वर्क कैसे निकालोगे, ए का वन डे वर्क निकालने के लिए आपको टोटल वर्क बाई टोटल टाइम ऑफ ए। तो आपने देखा 120 टोटल वर्क है, टोटल टाइम कितना 24। तो आपने देखा एक दिन का काम कितना आ गया 5, क्योंकि एक दिन का काम आप लोग कैसे निकालते हैं, वन डे वर्क जो होता है वो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 120/40 कितना हो जाएगा 3। मतलब आपके पास आ गया कि एक दिन में ए जो है 5 काम करता है, 3 काम जो है एक दिन में कौन करता है, बी। आपको बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। आपने देखा एक दिन में ए जो है 5 काम करता है, बी जो है 3 काम करता है। दोनों साथ में मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 8। एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम कर देगा। आपने देखा 8 दिन में वो 64 काम कर देगा। 120 काम टोटल है, 64 काम जिसमें से हो चुका है, तो काम बचा कितना 56। अब ये जो 56 काम है, इस काम को करने आएगा सी। 56 काम को सी जो है वो 14 दिन में कर देता है। तो आपने देखा कि अगर मैं 56 को 14 से डिवाइड करूं, आपने देखा 56 काम को 14 दिन में किसने करा। आपने देखा 56 काम को 14 दिन में किसने किया, सी ने 14 दिन में 56 काम कर दिया। तो एक दिन में वो कितना काम कर देगा 4। कैसे किया। अब अगर आपको वन डे वर्क, यहाँ से देख सकते हैं कि वन डे वर्क निकालने के लिए आपने क्या किया, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम कर दिया। टोटल वर्क कितना बचा सी के लिए 56, टोटल टाइम कितना लगा 14। तो एक दिन का काम आ गया सी का कितना, कि एक दिन में सी जो है वो 4 काम कर देगा। अब इसके बाद आप सी का टोटल टाइम ना निकालें। कई टीचर होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ से फिर सी का टोटल टाइम निकालो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। ज़रूरत ही नहीं है, आपको सी का टोटल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा है अगर ए और सी साथ में मिलकर काम करे 75% उसी काम का कितने टाइम में कर देंगे। पहली बात तो आपको पता है कि टोटल काम कितना है 120। 120 का 75%, 75% क्या होता है 3/4। अगर 75% की बात करो तो 75/100 कितना हो गया 3/4। इसका 3/4 मतलब 90 काम करना है।
तो 90 काम जो है ए और सी साथ में मिलके कितने टाइम में कर देंगे? आपने देखा एक दिन में ए और सी साथ में मिलके कितना काम करते हैं? एक दिन का काम ए का कितना 5, सी का कितना 4, दोनों का मिला के कितना हो गया 5 और 4 9, मतलब एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 90 काम कितने दिन में कर लेंगे? तो आपने देखा टोटल टाइम निकालना है आपको ए और सी का। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम जो है टोटल वर्क बाय वन डे वर्क हो जाएगा। तो वन डे वर्क ऑफ ए और सी कितना? 5 और 4 9। काम कितना करना है? 120 का 75% जो कि 90, तो 10 दिन में काम डन। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है गीता जो है स्कोर करती है 30% मार्क्स। ठीक है, गीता जो है स्कोर करती है 30% मार्क्स प्लस, ठीक है, गीता जो है स्कोर करती है 30% मार्क्स प्लस वो 50 मार्क्स से फेल भी हो जाती है। संदीप जो है वो 45% मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, और पासिंग मार्क्स से उनको 25 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। मतलब अगर 300 नंबर पे बंदा पास होता है तो इसको 325 नंबर मिले हैं। मतलब कितने नंबर से ये पास हो चुका है? 25 नंबर से ये पास हो चुका है। मतलब आपको यहाँ पे ये बोला गया है चीज़ क्या कि मिनिमम मार्क्स जो, मतलब जो पासिंग परसेंटेज है या पास परसेंटेज बोल सकते हैं उसको, जितना पास होने के लिए मार्क्स चाहिए ना उससे 25 मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो 25 नंबर से पास हो गया संदीप। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको, मैंने परसेंटेज में क्वेश्चंस किए हैं, जब भी आपको 2 परसेंटेज गिवन हो और पास और फेल का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज को तो माइनस करेंगे। तो आपने देखा 45% और 30% का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 15%। और अगर पास और फेल हो, मतलब अगर पास और फेल का केस हो तो आप परसेंटेज को माइनस करेंगे, पास और फेल के मार्क्स जो है वो ऐड कर देंगे। अगर पास होता तो परसेंटेज भी माइनस, मार्क्स भी माइनस, फेल होता मतलब यहाँ भी फेल लिखा होता, यहाँ भी फेल लिखा होता, तो परसेंटेज भी हम माइनस करते 30 और 45, और 50 और 25 जो मार्क्स गिवन है ये भी हम माइनस करते। ठीक है, अभी हमको मार्क्स ऐड करने हैं। तो आपने देखा 15%, 50 और 25 कितना हो गया? 75। मतलब 15% जो मार्क्स हैं उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 75। मतलब 15% की वैल्यू जो है वो 75 मार्क्स के इक्वल है। तो आपको बोला है कि विमल के कितने मार्क्स, विमल क्वेश्चंस में भी आने लगा है, वैसे तो अजय देवगन की जुबान पे ही आता है विमल पान मसाला। ठीक है, आजकल बहुत मीम्स बन रहे हैं उसके। तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा है विमल जो है 64% मार्क्स लाता है तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले? आपने देखा 15% की वैल्यू जो है 75 मार्क्स के इक्वल है, 1% की वैल्यू जो है 5 के इक्वल हो जाएगी, 5 मार्क्स के इक्वल। 64% मार्क्स की वैल्यू जो है तो कितने मार्क्स के इक्वल हो जाएगी? 64 × 5 जो कि कितना हो जाएगा? 320 मार्क्स। अब ये वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 2:1/2 कितना होता है? 5/2। ठीक है, और डिवाइड बाई ये कितना है? ये हो जाएगा आपका 15/8। अगर ये डिवाइड में 15/8 है तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, आपको सबको पता है कि जब डिवाइड का साइन चेंज करके मैं मल्टीप्लाई का कर दूंगा तो इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 85/9 डिवाइड बाय ये कितना है? ये है 34/3 इंटू 1/8। तो आपने यहाँ से देखा कि ये जो है 4 पे गया और ये 17 पे गया, तो ये 17/12 हो गया। और अगर 17/12 है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे 12/17 कर सकता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद ऑफ है 4/3, फिर मल्टीप्लाई है 16/3 का, और उसके बाद ये तो सिंपल ही है 9/8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो 4/3 हो जाएगा। ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, ये 3/2। ठीक है जी, अब ये गया 4 पे और ये गया 3 पे, तो ये चीज़ तो है 4/3। ठीक है जी, तो 4/3 डिवाइड बाय ये गया 5 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, तो ये 20/3 आ गया। ठीक है, तो 4/3 डिवाइड बाय 20/3, और फिर इसके साथ पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो गया? 4/3 का मल्टीप्लिकेशन पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व होती है ना। बॉडमास अगर हम रूल लगाते हैं तो आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद
मल्टीप्लिकेशन है 16/3 से, फिर 3/2 से माइनस, तो आपने देखा ये 80/3 हो गया। ठीक है, तो 80/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ पे 3/80 हो गया। हाँ 80/9 है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 16/3, तो 3 दिया 9, और ये गया 20 पे, और ये 4/5 माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/5 माइनस 3/2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 8 15, तो 8 माइनस 15 कितना होता है -7, -7/10 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस माने मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आया वो इतना है। आपको बोला है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस। देखो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो क्या है, आप लोग इसको देखो कि आपने देखा मार्क प्राइस आपने एमपी मान लिया, मार्क प्राइस पे क्या हुआ कि पहले 30% डिस्काउंट दिया। आपने देखा कि जब 30% डिस्काउंट दिया मतलब 30% छूट दी, मतलब जो मार्क प्राइस है उसकी 70% वैल्यू पे बेचा। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की क्या कि कोई शर्ट है वो 5,000 रुपये की शर्ट है, अगर मैं उस पर 30% लेस कर दूँ कि चलो 30% डिस्काउंट है, तो आपको पता है कि इसकी 70% वैल्यू मुझे मिलने वाला है सामान, तो 70% वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500। ठीक है, 30% अगर लेस मिल गया या 30% डिस्काउंट अगर मिल गया, मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू 100%, जिसमें से 30% छूट मिल गई, 100 में से 30% गया तो 70% रह गया, मतलब मार्क प्राइस की 70% वैल्यू में बेचा। ठीक है, तो 70% बेचने के बाद ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू जब बन गई, इसके बाद भी उसने 16% का डिस्काउंट दे दिया। इसकी मतलब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है, इस खुद की वैल्यू 100% है, इसमें से 16% छोड़ दिया तो वैल्यू कितनी बची 84%। तो आपने देखा MP इंटू 70/100 इंटू 84/100, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1176। अब आप देखो कि 84 पे अगर मैं इसको काटूँ तो 1 और यहाँ पे 4 14 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं देखूँ तो ये 2, तो आपने देखा यहाँ पे 0 से 0 गया, तो मार्क प्राइस की वैल्यू जो है वो आपके पास 2000 आ चुकी है। आपको बोला है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 824 रुपये। एक चीज़ और एक तरीका बोल सकते हैं, एक तरीका ये है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 2 डिस्काउंट जब आपको दिए हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हैं 2 के 30% पे पहले बेचा फिर 16% पे, तो आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं, सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, मतलब जो ये 2 वैल्यू हैं 30% और 16% का जो डिस्काउंट दिया है, सिंगल इक्विवेलेंट अगर डिस्काउंट देखूँ तो वो कितना आएगा, आपको सबको पता है, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला इंटू दूसरा बाय 100। तो आपने देखा कि अगर मैं 30% को x% मान लूँ, y% मान लूँ, तो ये फॉर्मूला बनता है सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो आपने देखा 30 + 16 - 30 इंटू 16/100, तो आपने देखा 46 - 4.8, जिसको मैं क्या बोलूँगा 41.2%, मतलब उसको टोटल जो है वो 41.2% जो है वो ब्याज मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है वो 100%, डिस्काउंट कितना दे दिया 41.2%, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा। अगर मार्क प्राइस 100% है, डिस्काउंट इतने का दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपने देखा मार्क प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है वो 58.8% हो जाएगा, अगर मार्क प्राइस का परसेंटेज हमने 100% मान लिया। ठीक है, तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस की वैल्यू इतनी आ गई और रुपीज़ में इतनी है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आपको बोला क्या है, आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आपको पता है लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होती है वो डिस्काउंट के इक्वल होती है। आपने देखा डिस्काउंट कितने का गया 41.2%, या फिर आप बोलो कि सर 100% मार्क प्राइस, ये थोड़ा सा दिमाग चलाना था बस आपको। सेलिंग प्राइस 58.8, अगर दोनों का डिफरेंस लूँगा तो 41.2, जो कि डिस्काउंट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इससे भी आप लोग सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला है एडी एक अल्टीट्यूड है ट्रायंगल एबीसी का, चलो मान लिया ट्रायंगल एबीसी, एडी जो है वो अल्टीट्यूड है जिसकी वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर 180 होता है तो अल्टीट्यूड है मतलब दोनों साइड 90 हो गया। उसके बाद ए बी की आपको लेंथ दी है 6√3 सेंटीमीटर, सी डी की आपको लेंथ दी है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी क्या, आपने देखा कि अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी डी की, आपने देखा एंगल डी जो है 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, आपको बेस निकालना है। बेस आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 × 3 कितना हो गया 108, 108 में से 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो आपने देखा 27 जो है वो बेस के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी √27, जिसको आप क्या बोलेंगे 3√3। तो आपने देखा बी डी जो है वो मैंने निकाली, कितनी आ गई 3√3। तो आपने देखा बी सी जो है वो कितनी हो गई, बी सी जो है वो बी डी और सी डी का जोड़ जो कि 6√3 हो गया। उसके बाद आपने देखा ये 9 मतलब परपेंडिकुलर अगर 9 है, बेस अगर 3√3 है तो हाइपोटेन्यूज कितना इतना। अब यहाँ पे आपने देखा ट्रायंगल एडीसी में कि परपेंडिकुलर 9 बेस 3√3, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो एसी है वो कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। आपने देखा ये भी 6√3, ये भी 6√3, ये भी, मतलब ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई जिसमें सभी एंगल इक्वल होते हैं। कितने कितने के 60 डिग्री के। तो एंगल ए जो है वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि AD एक अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री बनाएगा और सामने √3 है, ये 9 है, तो आप देख सकते थे कि ये वाला एंगल जो है आपका 30 डिग्री होता है, सिमिलरली ये भी 30 हो जाता, तो दोनों को जोड़ते तब भी 60 आ जाता। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़ क्या कि ये जो टर्म लिखी है और फिर ये माइनस, तो आपने पहले एक चीज़ देखी क्या कि एक्सपेंड कर दो इसको। आपने देखा 8x³ -27y³ और -3 × a × b और a - b, और उसके बाद फिर दोबारा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18xy, तो -18xy कितना हो जाएगा, जब अंदर ब्रैकेट में कॉमन है -36xy 2x - 3y। अब आपने देखा कुछ कट नहीं रहा, मतलब 4 टर्म बनने वाली हैं, 1 2 3 और 4 टर्म बनने वाली है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अब आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों को बिड़ा दूँ तो आप देखो 72x²y, ठीक है 72x²y, यहाँ 36x² है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। एक और तरीका है, आप यहाँ पे वैल्यू भी लेट कर सकते थे। ठीक है, अगर आप x और y की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे तो सारे ऑप्शन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और 1 रख लो, x और y की वैल्यू 1 1 रखोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला अनिका पेड 4965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इतना लोन कितने का था 15,000 का, 3 साल में उसने इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। अब जो बच्चा कैलकुलेशन में प्रो है, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, सबसे पहले मेरा जो दिमाग जाता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे, वो 10% पे जाता है कि यार 10% पे ब्याज अगर हुआ तो मैं सबसे पहले देखता कि यार 4965 जो है वो 4500 के आसपास है, और 4500 जो है वो कैसे बन सकता है 3 साल में। 4500 जो है अगर मैं 1500 का 10% देखूं तो 15,000 का अगर मैं, जो कि लोन उसने लिया जो प्रिंसिपल है 15,000, अगर मैं उसका 10% देखूं कितना होगा 1500 का 3 साल का ब्याज जो है वो 4500, और 4965 जो है वो 4500 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, मैं सिर्फ चेक करने वाला था टेबल बना के। आपको पता है कि 15,000 अगर प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 10% मान लिया, तो आपको पता है कि टेबल कैसे बनेगा। 1500 पहली लाइन इक्वल होती है, उसके बाद 1500 का 10% कितना हो जाएगा 150। अगर यहाँ 150 लिखा है तो अगली बार दुगना हो जाएगा, 150 से कितना 300, और 150 का 15% कितना 15। तो आपने देखा 4500 तो ये हो गया, फिर इसमें 450 आप जोड़ोगे, फिर 15 जोड़ोगे इसमें, तो आप देखोगे 4965 लिखा है।
ठीक है। 4965 लिखा है मतलब ब्याज, मतलब मेरे को यहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी ये तो मैंने आपको करके दिखाया, पर जब आप एग्जाम में इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पहचानना सिर्फ 2 सेकंड का खेल होगा, क्योंकि मैं 2 सेकंड में कर लेता इसे। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो मेरी बात समझ पा रहा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% निकालने का सिर्फ ये तरीका है। आपने देखा 15,000 प्रिंसिपल 3 साल की बात हो रही है, और जो ब्याज है वो 4500 के आसपास है। अगर 9,000 के आसपास होता तो आप लोग क्या समझते कि रेट 20% हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने देखा रेट 10%, या फिर निकालना है अगर किसी को, तो आपको पता है अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, CI प्लस प्रिंसिपल। CI कितना 4965, प्रिंसिपल कितना 15,000, तो आपने देखा 19,965 जो है वो आपके पास अमाउंट आ गया। अमाउंट के साथ फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट लिखी आपने, प्रिंसिपल कितना 15,000, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस रेट आपको निकालना है, टाइम आपको 3 साल दिया है। तो आपने देखा 3 इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट में 1000 हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर मैं 1000 यहाँ पे निकाल दूँ तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि 1000 का जो क्यूब रूट होता है वो 10 आ जाता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको 15 पे काट दूँ, नीचे आ जाएगा 1000, ऊपर आ गया 1 15, फिर 4 9 3 3 1, ठीक है 1331 आ गया। तो 1 + R/100 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1331/1000। तो आपने देखा 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11, इसका 10 आ जाएगा। तो R/100 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 11 - 10/10 1/10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका यहाँ से भी 10% आता है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपको बोला है सुमन ने जो लोन लिया है आपकी बार वो 10,000 का लिया है, पर सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, रेट सेम है, रेट कितना निकाला 10%। आपको बताना है सुमन को कितना पे करना पड़ेगा। आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब हर साल सेम ब्याज। पहले साल ब्याज कितना हो जाएगा 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। अगर 1,000 1 साल का ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 3 साल का कितना ब्याज हो जाएगा 3,000। मुँह जुबानी कर लोगे तो आप, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला है 8 sin² थीटा + 2 cos थीटा = 5। थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, क्या आप क्या कर सकते हो, इसको सारी इक्वेशन को cos की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आपको पता है sin² थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 - cos² थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। तो आपने देखा 8 cos² थीटा - 2 cos थीटा -3 = 0, ठीक है। तो इसके बाद आपने देखा 8 × 24, 24 अगर 2 यहाँ पे तो 6 और 4 का दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, और 6 चौक 24 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 cos थीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो आप देखोगे 4 cos थीटा -3 अंदर बचता है, और उसके बाद +1 अगर यहाँ से कॉमन लूँ तो 4 cos थीटा -3 बचता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप 30 60 90 अगर लगा के देखते तो बनती ना आपकी बात, ठीक है। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, 2 cos थीटा +1 = 0 और 4 cos थीटा -3 = 0। तो आपने देखा cos थीटा की 2 वैल्यू आ जाती, -1/2 और 3/4। -1/2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में जो है थीटा लाई कर रहा है, और कॉस जो है मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वैल्यू गलत हो गई। अब आपने देखा ये कितना आ गया बेस, ये कितना आ गया हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया √7। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है √7 हो गई। अब tan² थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना √7 का स्क्वायर कितना 7/9 हो गया है। तो उसके बाद sec² थीटा, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब cos थीटा का उल्टा, तो ये 3/4 4/3 4/3 का स्क्वायर 16/9। उसके बाद साइन परपेंडिकुलर कितना √7 का स्क्वायर 7 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने देखा 23/9 - 7/16, 9 और 16 का एलसीएम कितना 144, नीचे 144 होना चाहिए, 2 ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। 23 16 का कितना होगा, 23 16 जो होगा 368, 9 7 63,
तो ये 305/144, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप इसको देखो, आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों, तो आपने देखा x + 1/x माइनस 6√3 इक्वल टू 0। तो इसके बाद इक्वल टू 0 अगर मैं देखूं तो मैं राइट हैंड साइड में 6√3 को ले गया, तो 0 + 6√3 कितना हो जाएगा, 6√3। अब x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। x + 1/x की वैल्यू अगर 6√3 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, a³। मतलब x + 1/x की वैल्यू अगर a है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाती है, a³ - 3a। अब 6√3 का क्यूब, ठीक है, तो 36 36 × 6 216 ना वेट, हाँ 216 के बाद रुक जाओ, 6√3 और यहाँ 18√3, तो आपने देखा ये हो गया 648√3 - 18√3 जो कि कितना हो जाएगा, 630√3। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इतना मज़ेदार और इतना अच्छा क्वेश्चन है ना ये, मतलब मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। आपको बोला है ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एडी जो है वो मीडियन है, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, एडी जो है मीडियन है। वो मीडियन आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको पता है मीडियन क्या होता है। मीडियन जो होता है वो क्या होता है कि एक वर्टिसेस से सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मतलब ये जो वर्टिसेस है ए, अगर मैं इसके सामने वाली लाइन जो कि बीसी है इसके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक मीडियन कहलाता है। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है एडी मीडियन है, मतलब वो सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है। वो ये बोलना चाह रहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो डी अगर मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला गया कि एडी का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, ई पे, और एई का जो मिड पॉइंट है वो एफ पे है, और डीई का जो मिड पॉइंट है वो जी पे, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि एडी का जो एरिया है, एबीडी का जो एरिया है वो एसीडी के एरिया के इक्वल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ट्रायंगल एबीडी की बात करूं, आपको पता है एडी का मिड पॉइंट है ई, और अगर मैं बी को ई से जोड़ूं तो अब ट्रायंगल एबीई का जो एरिया है वो ट्रायंगल डीबीई के एरिया के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट ने दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल बांट दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं क्या, उसके बाद आपने देखा कि ये जो, अगर मैं ट्रायंगल एबीई की बात करूँ, मैंने क्या किया, एफ जो है एई का मिड पॉइंट है, मैंने क्या किया, बी को एफ से जोड़ दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि बी एफ ने एक ट्रायंगल जो ए बी ई थी इसके दो इक्वल हिस्से कर दिए, क्योंकि मिड पॉइंट से मैंने ज्वाइन किया किसको, बी को। तो आपने देखा ट्रायंगल ए बी एफ का जो एरिया है वो ट्रायंगल बी ई एफ के एरिया के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली बी को अगर मैं जी से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं बी को जी से ज्वाइन कर दूं तो आप देखोगे क्या कि बी जी ई का जो एरिया होगा वही एरिया बी जी डी का होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि यार अगर मैं ट्रायंगल बी एफ जी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रायंगल बी एफ जी की बात कर रहा हूँ, एफ जी का जो है वो मिड पॉइंट होगा क्या, ई, तो ट्रायंगल बी ई एफ का जो एरिया होगा बी जी ई के एरिया के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, इसका एरिया 1 मान लिया, अगर इसका एरिया जो कि ट्रायंगल बी ई एफ का एरिया आपने 1 माना तो इसका एरिया भी 1 हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि ट्रायंगल बी ई ए में ए बी ई ट्रायंगल जो है उसमें क्या था, बी एफ जब हमने ड्रॉ किया तो आपने देखा बी एफ ई का जो एरिया था वो ए बी एफ के इक्वल, मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा, और ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया है वो कितना है, 1 2 3 4, तो अगर 1 2 3 4, अगर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया 4 है तो ट्रायंगल ए सी डी का एरिया भी 4 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, ट्रायंगल बी एफ जी का
एरिया जो है, तो आपने देखा BFG का जो एरिया है उसका रेशो पूछा है ट्रायंगल ABC के एरिया के साथ। तो आपने देखा कि BFG का एरिया अगर मैंने 2 माना तो ABC का पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 और 4 8, मतलब 1:4। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BFG का जो एरिया है वो इक्वल टू है 1/4 ट्रायंगल ABC के एरिया के। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला एक डायगोनल है रोम्बस का जिसकी आपको लेंथ दे दी कितनी, 8√3 सेंटीमीटर। आपने देखा रोम्बस है, आपको पता है रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि अगर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल का, तो डायगोनल जो है इक्वल लेंथ में स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बोला गया है क्या कि एक आपको डायगोनल की लेंथ दे दी, आपको बोला है कि दूसरी जो डायगोनल की लेंथ है वो साइड की लेंथ के इक्वल है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है। आपने देखा कि आपने ये वाला डायगोनल जो है वो A मान लिया, तो ये कितना हो गया, A/2, ये भी A/2, और ये वाला डायगोनल जो है वो 8√3 मान लिया, ठीक है। तो ये 4√3 हो गया, ये भी 4√3 हो गया। अब आप इस वाली ट्रायंगल से जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपने देखा हाइपोटेन्यूज कितना, a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 4, 16 3 48। तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ को जो कि a²/4 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो a² माइनस a²/4 कितना हो जाएगा, 3a²/4। ये कितना 16, तो 16 का अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट कितना 2, तो लेंथ आ गई किसकी, लेंथ आ गई साइड की, रोम्बस की साइड की लेंथ आपके पास आ चुकी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, और एक डायगोनल जो दूसरा डायगोनल था उसकी लेंथ भी आ गई 8 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल। एक डायगोनल की लेंथ 8, दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी, 8√3। तो आपने देखा कि ये गया 4 पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² जो होता है वो दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। मतलब x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y² के दो फैक्टर हैं, एक तो x² प्लस y² माइनस xy, एक होता है x² प्लस y² प्लस xy। अब इसकी वैल्यू आपको 117 गिवन है, इसकी वैल्यू है 3 4 प्लस √3 गिवन। तो आपने देखा ये गया 39 पे, तो 39/4 प्लस √3 जो है वो वैल्यू आ गई किसकी, x² प्लस y² प्लस xy की। तो आपने रेशनलाइज किया इसे, तो आपने देखा 39 × 4 माइनस √3, और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b², तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 माइनस 3 13, 13 जो है इसको 3 पे काट देगा। तो x² प्लस y² प्लस xy की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई है, 12 माइनस 3 √3, और x² प्लस y² प्लस x माइनस प्लस x² प्लस y² माइनस xy की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 3 √3। आपको बोला x² प्लस y² की वैल्यू बताओ, आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। तो आपने देखा 2x² प्लस y² xy से xy गया, और √3 से √3 गया। जब आपने दोनों इक्वेशन को जोड़ा, 12 और 12 को जोड़ा तो 24, तो x² प्लस y² की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, एक वो मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन, एक जो पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो CHSL 2019 में इतनी बार आया ना, इतनी बार आया, बस मैं आपको क्या बताऊंगी कितनी बार आया, इतनी बार आया। ठीक है, आपको बोला सर्कल का सेंटर जो है वो O पे है, ठीक है। एक कोड है 6 सेंटीमीटर लंबी जो कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो आपने देखा सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर अगर आपने डाला कोड पे, तो आपको पता है 2 इक्वल हिस्से हो जाएंगे कोड के। कोड जो है 6 सेंटीमीटर लंबी है,
तो 2 इक्वल इससे कितने कितने के हो जाएंगे, 3 और 3 के। और आपने देखा कि कॉर्ड से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 4 का है, तो आपने देखा कि अगर मैं ओ से सरकमफ्रेंस का पॉइंट ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस आ गई। आपने देखा 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का, तो रेडियस कितनी आ गई 5। रेडियस अगर 5 तो डायमीटर पूछा है आपसे कितना आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ABC में डिवाइड किए गए पैसे कितनी रेशो में, 2:3:7 में। शेयर ऑफ बी आपको दे दिया 15,000, आपको बताना है बी और सी के शेयर में डिफरेंस। तो आपने देखा शेयर ऑफ बी, आपने देखा रेशो कितना बी का 3, शेयर कितना 15,000, 3 की वैल्यू 15,000, 1 की वैल्यू 5,000। आपको बोला गया, आपको बोला है बी और सी के शेयर का डिफरेंस बताओ। 7 और 3 जो है बी और सी का, सॉरी 7 और 3 जो है सी और बी का रेशो है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना 4, 1 की वैल्यू अगर 5,000 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए इज 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी। एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी इज 2.5 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 20% ऑफ ग्रुप सी। आपको टोटल वेट जो है दिया गया है ग्रुप ए के 30 बंदों का कितना 1725। पहले तो आपने देखा कि टोटल वेट आपको दे दिया 30 बंदों का ग्रुप ए के, तो आपने देखा एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ ग्रुप ए, ठीक है, एवरेज जो वेट है ऑफ ग्रुप ए कितना हो जाएगा आपके पास 1725 डिवाइड बाय 30। तो आपने देखा एवरेज कितना आ गया, एवरेज जो है आपका आ जाएगा 57.5, ठीक है, 57.5 जो है वो एवरेज वेट है ग्रुप ए का, ठीक है। तो आपने देखा ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो 3 किलो ज़्यादा है किससे, ग्रुप ए से। तो आपने देखा ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप ए के एवरेज वेट से 3 किलो कम है, ठीक है। तो आपने देखा 3 किलो कम अगर मैं करूँ तो ये 54.5 आ गया, ये एवरेज वेट ऑफ ग्रुप बी आ गया। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप सी निकाल लोगे, आपने देखा कि ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी से 2.5 किलो ज़्यादा है। तो आपने देखा 2.5 किलो का अगर मैं बी से माइनस करूं, मतलब ग्रुप बी के एवरेज वेट से अगर मैं 2.5 किलो माइनस करूं तो मेरे पास ग्रुप सी का एवरेज वेट आ जाएगा कितना 52 किलो। अब आपको बोला है व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ पर्सन्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप सी टेकन टुगेदर, ठीक है। तो आपने देखा ग्रुप ए का एवरेज जो है वो कितना है 57.5, ग्रुप सी का जो एवरेज है वो कितना है 52। अब इसको आप ऐसे ना करें कि यार 30 बंदे इसके, तो टोटल जो है वो कितना हो गया, मतलब ग्रुप ए का जो टोटल वेट है वो इतना हो गया, ग्रुप बी का जो टोटल वेट है, सॉरी ग्रुप सी का जो टोटल वेट है वो कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू 20 बंदे थे ग्रुप सी में, और टोटल कितने बंदे हो गए 20 + 30 50, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन ये लेंथ थोड़ा मेरे को मुश्किल लगती है, इस पे एलिगेशन पे आ जाए आप इसके बाद, ठीक है। आपने देखा ग्रुप ए का आपको एवरेज वेट दे दिया, ग्रुप सी का आपको बोला गया कंबाइंड बताओ कि कंबाइंड ग्रुप ए और ग्रुप सी का कितना होगा। आपने देखा ग्रुप ए में कितने बंदे 30, ग्रुप बी में कितने 50, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पर्सन का जो रेशो है 3:2 आ गया। आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो एवरेज वेट है इसका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कितना 5.5, नीचे वाले का आपने एडिशन करना है, मतलब 5.5 जो डिफरेंस है एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप सी उसको आप 3:2 में बांट दो। तो आपने देखा 3 और 2 कितना 5, 5 की वैल्यू 5.5, 1 की वैल्यू 1.8, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 3.3, तो आपने देखा 3 की वैल्यू 3.3, ये 52 है, 52 से बड़ा होगा नंबर और 57.5 से छोटा होगा, तो 52 में 3.3 अगर आप ऐड करो तो 55.3 आ जाएगा आपके पास। मतलब ग्रुप ए और ग्रुप सी के टोटल पर्सन का जो एवरेज वेट है वो कितना है 55.3 किलो, 55.3 किलो, या फिर 2 की वैल्यू 2.2 निकालते, उसके बाद 57.5 से छोटा नंबर होना है तो 2.2 से माइनस कर दोगे तब भी 55.3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है आपको कि द लाइन ग्राफ शो द प्रोडक्शन और सेल। आपको बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब आपको बोला है कि सेल पे टोटल प्रोडक्शन का, सॉरी टोटल प्रोडक्शन पे जो टोटल सेल का परसेंटेज है वो बताना है। मतलब इज द क्या चीज़ पूछी है, टोटल सेल। किस पे पूछी है, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन नीचे आ जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो इस पे आ रही है, तो 600 + 628 + 750 + 500 + 600, सॉरी 570
इंटू 100%, पूछा क्या टोटल सेल, किस पे, टोटल प्रोडक्शन पे, तो टोटल सेल जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो ये आ गया, डिनोमिनेटर में जो है वो ये आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो 78.44% है। क्वेश्चन बोला था एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस। तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन पे एक्सपेंडिचर इतना है, टैक्सेस पे इतना है, तो कितना ज़्यादा है, आपने देखा 2.5 ज़्यादा है। पूछा किस पे, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस पे, तो आपको पता है कि ये तो भैया सीधा सीधा 50% आ गया, आसान है। क्वेश्चन बोला इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यू एज कम्पेयर टू दैट इन इट्स प्रिसीडिंग ईयर बिलो 6%। ठीक है, तो आसानी है। देखो आपने देखा कि पहली बात तो इंक्रीज किस में हो रहा है, पहले तो आप देखो कि रिवेन्यू की बात हो रही है ना, मतलब रिवेन्यू क्या, ये। ठीक है, तो 2018 की तो बात ही नहीं हो सकती ना ऑप्शन में है, तो आपने ऑप्शन में देखा 2019 है, 2016, 2015, 2017। ठीक है, आपने देखा 2019 की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, 20। किस पे हुआ, जो आपको पता है निकालते कैसे हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी 280 और इंक्रीमेंट कितने का हो गया 280 से 300, मतलब 20 का इंक्रीमेंट हो गया। तो आपने देखा प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से पूछा, तो प्रीसीडिंग ईयर जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, अब का जो ईयर है फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो आपने देखा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 20/280 इंटू 100 करूँगा तो 7.14%, जो कि 6% से ज़्यादा है, मतलब ये ऑप्शन गलत। अब उसके बाद 2017 में आप देखो तो आपने देखा 20 का इंक्रीमेंट हुआ 380 वैल्यू पे, तो आपने देखा कि ये लगभग आ जाएगा आपका 5.2% 2017 पे, तो ये 6% से कम है। ठीक है, तो 2017 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद 2016 पे ट्राई कर लो तो ये 30/350 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा आपका 8.57%, 6% से ज़्यादा। और 30/320 ये तो और ज़्यादा होगा 9.37%, तो ये जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन 2014 एंड 2017। तो आपने देखा 2017 में इतना, 14 में इतना, तो दोनों को जोड़ा 720 आ गया। टोटल इंपोर्ट इन 2015 एंड 2018, तो 2015 में इंपोर्ट और 18 में इंपोर्ट, तो 390 में अगर मैं 450 ऐड करूं तो 840 बनता है। तो आपने देखा ये 120 पे चले जाएंगे, 6:7 आ जाएगा। ठीक है, 6:7 विल बी द करेक्ट आंसर। अब शिफ्ट 2 जो है 12 अप्रैल की, उसके क्वेश्चन शुरू हुए हैं। क्वेश्चन बोला वैल्यू ऑफ एक्स बताएं, इसको सॉल्व करना है। आपने देखा 25% कितना होता है, 25/100 1/4, तो 1/4 बताना है 480 का कितना हो जाएगा 120। 30% बताना है 500 का, ये कितना हो जाएगा 150। x% ऑफ 90 और 35 का मतलब 900 का जो 35% है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 900 का जो 35% है वो हो जाएगा आपके पास 315। ठीक है, तो 315 ये कितना हो गया जोड़ के 120 में 1.5 से जोड़ा 270। 270 को अगर मैं 315 से घटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 315 में से 270 अगर गया तो 45 आ जाएगा, और फिर ये 2 और यहाँ पे 50, तो x की वैल्यू जो है 50, मतलब 90 का 50% है 45। या फिर औरली भी कर सकते थे, यहाँ पे 45 आ गया, तो 90 का परसेंटेज बताना था कितना परसेंट होगा 45, तो वो कितना परसेंट होगा 50%। आपको ये नंबर दे दिया। ठीक है, तो A9257B684। ठीक है, तो आपको पता है सम, अगर किसी नंबर को डिविजिबल होना है 11 का, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट इक्वल टू 0 या 11 के। ठीक है, देखो कैसे, आपने देखा सम ऑफ ऑड डिजिट आपने किया तो आपने देखा कि ऑड नंबर पे क्या क्या लिखा, A 2 7 6 4, तो आपने देखा कि 2 और 7 9 और 6 9 और 6 15 और 4 19, यहाँ पे लिखा 19 प्लस A, तो ये हो गया सम ऑफ ऑड डिजिट। सम ऑफ इवन डिजिट क्या होगा, 9 और 5 14, 14 और B
और 8, 14 और 8 कितना 22, 22 प्लस बी हो गया यहाँ पे, इक्वल टू क्या होना चाहिए 11 के, और के की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3 4, और माइनस में भी पॉसिबल है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम के की यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपने देखा कि a माइनस बी माइनस 3 आपको गिवन है और आपको बोला है कि लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो लीस्ट वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब आप k की वैल्यू -1 रखोगे, यहाँ पे -11 आ गया, +3 हो गया, a माइनस बी की वैल्यू -8, और ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो -8 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप k की वैल्यू यहाँ 0 रखते तो a माइनस बी की वैल्यू 3 आ जाती, ऑप्शन में तो है पर लीस्ट नहीं है ये वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में -8 भी अवेलेबल है, हम -8 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो 11 आ जाएगा, 11 और 3 14, ये वैल्यू भी आ जाएगी, पर जो लीस्ट वैल्यू है वो -8 ही होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि cosec स्क्वायर x जो होता है वो कितना होता है 1 + cot स्क्वायर x, ठीक है, तो 3 cot स्क्वायर x, तो आपने देखा 3 cot स्क्वायर x जो है वो -7 cot स्क्वायर x +7 = 0। तो यहाँ पे तो cot x, क्योंकि 7 से 7 गया, इनके साथ तो कोई इंटीजर वैल्यू बची नहीं, cot x की वैल्यू 0। cot x की वैल्यू 0 तभी होती है जब x जो है वो 90 डिग्री होता है। cot x क्या होता है, cot x होता है cos बाय, तो cos 90 0, हाँ सही है 90 डिग्री। अब एरिया बताना है और डायमीटर बताना है जिसका सरकमफ्रांस जो है सर्कल का वो इतना है। तो सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल गिवन है, आपको उसी सर्कल का एरिया और डायमीटर बताना है। आपको पता है सरकमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr की वैल्यू 40 पाई गिवन है, पाई से पाई गया, r की वैल्यू आपका 20 आ गई, डायमीटर कितना हो गया 40, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और उसके बाद एरिया आपको निकालना है, एरिया क्या होता है πr², r कितना 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 पाई, ये ऑप्शन सही है, आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन CHSL 19 में था, मतलब आप पी जाना यार, अगर आपको CHSL में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो मेरी एडवाइस है कि आप CHSL 19 CHSL 20 के क्वेश्चन रट मारना, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने 21 में भी, और ये सब मैंने अपने चैनल पे कराए हैं, तो देख लेना अगर आपको जमे बात, ठीक है। आपको बोला डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, आपने देखा डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, एक नंबर आपने x मान लिया, दूसरा y, इसकी वैल्यू दे रखी 5, मतलब आपने x को बड़ा नंबर माना है, y को छोटा, ठीक है, तभी आपने x - y किया ना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, तो x³ - y³ की वैल्यू कितनी 1850। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, तो x² - y²। अब x² - y² होता क्या है, x - y x + y, मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में x + y निकालना है, क्योंकि x - y तो आपको दिया ही हुआ है। पहले तो आपने देखा कि x³ - y³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको x - y का होल स्क्वायर + 3xy। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं xy की वैल्यू निकाल लूँगा, उससे मेरे पास x + y की वैल्यू आ जाएगी। देखो आपने देखा x - y की वैल्यू 5 जो है वो इसको कितने पे काटेगा, आपने देखा 1850 को 5 जो है वो कितने पे काट देगा, 3 और 35 370, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि x - y 5 का स्क्वायर कितना 25 + 3xy की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 370। यहाँ पे 3xy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 370 में से 25 गए तो 345 हो जाएगा, तो xy की वैल्यू जो है वो 115 आपके पास आ गई, ठीक है। आपने क्या किया, काट दिया इसको, 115 आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप x + y निकाल सकते हैं बड़े आराम से। आपको पता है x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, x - y के होल स्क्वायर में 4xy जोड़ दो, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लिख लेना इसे। और ये भी फॉर्मूला है कि x³ - y³ की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो आपने देखा x + y का होल स्क्वायर जो है, x - y कितना 5 का स्क्वायर 25, 4 × xy की वैल्यू 115, तो ये कितना आ गया 230, 460, 460 में अगर मैं जोड़ूँ 25 तो ये 485 हो गया। तो x + y की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो √485 आ गई। तो x - y 5, x + y √485।
अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी की आपको वैल्यू गिवन है, आपको बोला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बताओ। सबसे पहले तो जो सबसे सियाना होगा वो ये जानता होगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद जब आपको पता है कि आपको दो इक्वेशन गिवन है पर 3 वेरिएबल गिवन है, आपको पता है कि दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल गिवन है, तो आप अपने हिसाब से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, c की वैल्यू जो है वो -1 मान ली, सॉरी c की वैल्यू आपने +1 मान ली। इससे क्या हुआ कि जब आपने c की वैल्यू +1 मानी तो a प्लस बी की वैल्यू -1 हो गई, और c की वैल्यू यहाँ पे 1 मानने से a b की वैल्यू आपकी 12 आ गई, और इसमें आपको फाइनली बचा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c का क्यूब, c माने 1 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab प्लस 1। तो आपने देखा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, -1, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, 3 × 12 प्लस 1, तो 36 में से गया 35, -35 और -1 का मल्टीप्लिकेशन 35 और 1, यहाँ से भी 36 आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आप ए की वैल्यू मान भी सकते हो, ए बी सी की क्या मान सकते हैं, देखो आपने देखा कि फैक्टर क्या बनते हैं 12 के, 4, 3, और अगर मैं 1 मान लूँ तो आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू अगर आप 4 मानो तो बी और सी 3 और 1 मान लो। अब ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, तो 4 में से 3, हाँ आप इसको माइनस मान लो यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 × 1 कितना 12, और 4 माइनस, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये 3 वैल्यू मान के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला इन जनरल स्टोर एन आइटम जिसका एमआरपी इतना था उस पर एक डिस्काउंट हुआ और स्पेशल प्राइस पे वो इतने प्राइस पे बिका, ठीक है। तो आपने देखा मार्क प्राइस को जब मैंने सेलिंग प्राइस से माइनस किया तो मेरे पास वो अमाउंट होगी जितने रुपए का डिस्काउंट मिला। आपको पता है डिस्काउंट जो होता है तो क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा कि मार्क प्राइस था 35,600, जिसमें से 34,888 मैंने माइनस किए, तो मेरे पास जो डिस्काउंट हुआ वो कितने का हुआ, 712 रुपये का। डिस्काउंट परसेंटेज अगर किसी को निकालना है तो वो कैसे निकालता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस सॉरी इंटू 100%, तो यहाँ पे 2% वैल्यू है। हद आता है क्वेश्चन, मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, CHSL में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, आपको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का जब आपको रेट इतना गिवन हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने देखा कि 9% मैंने 9/100, ये क्या हो गया इंटरेस्ट, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपको पता है। अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 9, तो 109। अब आपने देखा कि अमाउंट और प्रिंसिपल का अगर मैं रेशो देखूँ तो आपने देखा प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 109, और 2 साल की बात हो रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 2 साल का रेशो लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखा प्रिंसिपल जो है 2 साल का, मतलब 2 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, वन 1881, ठीक है। तो आपने देखा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो जो है 2 साल बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात हो रही है तभी की बात कर रहा हूँ मैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का हम 2 साल का जब देखेंगे रेशो, तो 2 साल बाद रेशो क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल अगर 10,000 है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 11,881, ठीक है। तो आपने देखा प्रिंसिपल की आपको वैल्यू गिवन है, तो 10,000 की वैल्यू आपको गिवन है 8950, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8950/10,000, ठीक है। और आपको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है कितना 1881, तो 1881 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा ये कितना हो गया 0.895, 1881 से आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1683.495, तो 1683.5, तो 1684 हो सकता है, या फिर 1683 लिखो क्योंकि 1684 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो यही सही रहेगा क्योंकि राउंड ऑफ करो अगर आप दूर तक तो 1684 आता है, ठीक है। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि आपने देखा 2 साल का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। तो आप देखो कि प्रिंसिपल में
9% का इंक्रीमेंट हुआ तो पहले साल का अमाउंट बन गया, पहले साल बाद का अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, तो इसमें दोबारा 9% का इंक्रीमेंट। तो आपने देखा प्रिंसिपल में 2 बार 9% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देखो किसी वैल्यू में अगर 2 बार आप लगातार इंक्रीमेंट कर रहे हो किसी वैल्यू को, अगर मैं एक बार x% से दूसरी बार y% से इंक्रीज करूंगा तो आपको पता है x + y + xy/100 ये जो है परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, नेट परसेंटेज इंक्रीज। तो आपने देखा 18.81% जो है आपका इंक्रीमेंट आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीमेंट आया वो 18.81% आ गया आपके पास। तो आपने देखा प्रिंसिपल कितना 8950, इसका 18.81% आपको निकालना है, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इतना इंक्रीमेंट हुआ है, इतना जो इंक्रीमेंट हुआ है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है, ये भी आपके पास 1683 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आया था ये भी CHSL 19 में। आपको बोला गया है कि AB और AC जो है टेंजेंट है किसी सर्कल पे, सेंटर जिसका O पे है, मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो O पे है, और A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। तो आपको पता है दोनों टेंजेंट की पहली बात तो लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, आपको बोला एंगल BAC आपको 118 डिग्री दे दिया। ठीक है, और आपको बोला एंगल OCB बताओ। ठीक है, आपको पता है अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं। आपने देखा ABOC जो है क्वाड्रिलेटरल है, आपको पता है टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 बनाता है, ये भी 90। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360, जिसमें 2 तो 90 के हो गए, तो 180 तो चला गया, रह कितना गया 180। और आपको मैंने बताया भी था कि जब भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं और सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए उन दोनों टेंजेंट के टचिंग पॉइंट ऑफ सर्कल, तो आपको पता है कि ये जो एंगल A है और एंगल O है, इन दोनों का एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 118 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ 180, तो 180 में से 118 जब गया तो 62 डिग्री आ गया। तो ट्रायंगल OBC में आपने देखा कि एंगल O जो है वो 62 डिग्री हो गया, और आपको पता है OC जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस सर्कल की इक्वल होती है। तो अगर 2 साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। एक एंगल ट्रायंगल का 62 डिग्री हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल अगर उसमें से 62 हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ कितना रह गया आपके पास 118। 118 का दोनों को आधा आधा बांट दो तो ये 59 डिग्री और ये भी 59 डिग्री। या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे क्या कि एंगल BAC जो है, और आपको बताना है एंगल OCB या एंगल OBC अगर बताना है तो ये हमेशा एंगल BAC का आधा होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, वरुण और श्यान जो है किसी काम को 3 दिन में करते हैं, श्यान और अनिल जो है उसी काम को 4 दिन में करते हैं, और अनिल और वरुण उसी काम को 6 दिन में ख़त्म करते हैं। आपके पास टोटल टाइम है, एलसीएम लेके सबसे पहले क्या काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 3 4 6 का एलसीएम कितना आता है 12। आपने देखा वन डे वर्क ऑफ वरुण और श्यान आपने देखा तो कितना आ गया, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो आपने देखा वन डे वर्क 4 आ गया, इनका 2 आ गया और इनका 3 आ गया। अब आपने देखा कि वरुण और श्यान का वनडे वर्क जो है वो कितना है 4, श्यान और अनिल का 3 है, अनिल और वरुण का 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जोड़ दूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो आपने देखा 2 बार वरुण, 2 बार श्यान, 2 बार अनिल है। और राइट हैंड साइड में अगर मैं इनका वनडे वर्क जोड़ दूँ तो आपने देखा वरुण और श्यान एक दिन में 4 काम करते हैं, श्यान और अनिल एक दिन में 3 काम करते हैं, और अनिल और वरुण एक दिन में 2 काम करते हैं। तो आपने देखा 2 बार वरुण, 2 बार श्यान, 2 बार अनिल, टोटल मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, तो आपने देखा वरुण, श्यान और अनिल जो है वो एक दिन में अगर साथ में काम करें तो एक दिन में 4.5 काम कर देंगे। तो वनडे वर्क ऑफ वरुण, श्यान और अनिल कितना आ गया आपके पास 4.5। और इसमें से अगर मेरे को पूछा गया है अनिल अकेला कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देगा, मतलब वरुण और श्यान का अगर मैं वनडे वर्क माइनस कर दूं तो आपने देखा वनडे वर्क ऑफ वरुण और श्यान कितना है 4 में से 4 वरुण और श्यान का वनडे वर्क, अनिल का A मान लिया आपने तो 4.5, तो A मतलब वनडे वर्क ऑफ अनिल जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया 0.5। आपको टोटल टाइम बताना है अनिल को कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ अनिल। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बाय वनडे वर्क। तो आपने देखा टोटल वर्क कितना 12, वनडे वर्क ऑफ अनिल इज 0.5। तो आपने देखा 12 को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो मतलब अनिल को टोटल टाइम कितना लगने वाला काम खत्म करने में 24 दिन।
अब sin 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर, sec 45 होता है √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, और cosec 30 होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये 3 - 4 -1, तो 3/4 -1 कितना हो गया -1/4। आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करा चुका हूँ और मैं एज इट इज इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बता चुका हूँ आप लोगों को। मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेशन से 2 ट्रेन सेम टाइम पे जब भी चलें, एक दूसरे की तरफ चलें, और जब वो दोनों ट्रेन आपस में मिलें तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होना चाहिए, और उसके बाद आपको जब दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस पूछ लें तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो 140 किलोमीटर है जो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से ज़्यादा चला है, आप क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो दोनों ट्रेन की स्पीड से, आप इसको डिवाइड कर दो दोनों ट्रेन की स्पीड के डिफरेंस से। आपने देखा 90 में से 70 गया, कितना आ गया 20। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस जो कि एक दूसरे से ज़्यादा चल रहा है उस डिस्टेंस को लिखना न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, और फिर मल्टीप्लाई कर दो आप इसको दोनों की स्पीड के एडिशन से, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। अगर किसी को इलेबोरेटली समझना तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। और देख लो ये क्वेश्चन का आंसर, ये 20 है तो ये गया 7 पे, और 160 × 7 कितना हो जाएगा 1120। ये आपका आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम इसको कैसे करेंगे, जब थोड़ा लेंथ में अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो आपने देखा 2 स्टेशन है, आपने मान लिया स्टेशन 1 ये है, स्टेशन 2 ये है। यहाँ से जो ट्रेन चली वो 90 की स्पीड पे चली, यहाँ से जो ट्रेन चली वो 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चली, सेम टाइम। ठीक है, आपने देखा कि दोनों ट्रेन जो है वो सेम टाइम पे चल रही हैं। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्या आपने देखा दोनों ट्रेन जो है सेम टाइम पे चली हैं, जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगी तो उन दोनों ने जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है, मतलब जो उन्होंने ड्यूरेशन ट्रैवल किया है वो सेम होगा। आपने देखा जब स्टार्टिंग टाइम सेम, मीटिंग टाइम सेम, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपने देखा दोनों ने सेम टाइम ट्रैवल किया, मतलब सेम टाइम के लिए उन्होंने ट्रैवल किया। आपने मान लिया कि दोनों ने टी टाइम के लिए ट्रैवल किया, ठीक है। तो आपने देखा मान लो यहाँ कहीं मिलते हैं वो, और इसने तो ट्रैवल कर लिया कितना 90 टी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम। आफ्टर टी आवर्स, अगर मैं बात करूँ कि टी घंटे बाद वो कितना चल लिया होगा, आपने देखा 90 टी चल लिया होगा, और ये कितना चल लिया होगा 70 टी चल लिया होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग टाइम सेम है, मिलने का टाइम सेम है, तो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है दोनों के ट्रैवलिंग का, वो दोनों के टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है, जो टी मैंने माना, वो सेम होगा। तो आपने देखा कि इसका डिस्टेंस जो ट्रैवल है, मतलब जो स्टेशन 1 से चला है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना 90 टी, इसका कितना 70 टी। तो आपने देखा कि आपको बोला गया है क्या, कि जब वो मिले तो ऐसा पाया गया कि एक ने दूसरे से 140 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया। मैंने आपको बताया था जब भी मोर देन दे, लेस देन दे, वो कुछ नहीं दे रहा, वो दोनों का डिफरेंस दे रहा है। आपने देखा 90 टी और 70 टी का डिफरेंस आपको गिवन है। आपने देखा स्टेशन 1 से जो ट्रेन चली उसने 90 टी डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्टेशन 2 से जो चली उसने 70 टी ट्रैवल किया, और आपने देखा 140 किलोमीटर ज़्यादा चला। और 90 टी में से ही 70 टी घटाओगे, क्योंकि बड़े में से छोटा आपको घटाना पड़ेगा। तो आपने देखा 20 टी की वैल्यू आपके पास, 140 टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। 140/20 कितना हो गया 7 घंटे, मतलब उन्होंने 7 घंटे ट्रैवल किया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि कितना टाइम उन दोनों ने ट्रैवल किया है, तो 7 घंटे आपका आ जाता, और यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था दोनों की स्पीड के एडिशन से। अब आपसे पूछा कि डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस जो है आपने देखा, ये जो स्टेशन 1 से चला इसने 90 टी ट्रैवल किया, यहाँ कहीं ये मिले, और स्टेशन 2 से चला जो उसने 70 टी ट्रैवल किया, तो टोटल कितना ट्रैवल हो गया 90 टी प्लस 70 टी कितना 160 टी। टी की वैल्यू कितनी 7, तो 160 × 7 कितना हो जाएगा 1120 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया। अब एरिया पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड आपको इतनी गिवन है, एरिया पूछा है। तो आपको पता है अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी जाए और एरिया आपको पूछा है, तो आपको पता है √3/4 साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड कितनी 8.5 का स्क्वायर, तो आपने देखा 8.5 का स्क्वायर जो होगा वो 72.25 हो जाएगा, बाय 4 × √3। तो आपने देखा 18.72
12.6 आएगा, तो 18.1 लिख लो, क्योंकि 18.06 आएगा तो 18.1 इंटू रूट 3 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला ए की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई इस रेशो में। नई सैलरी जो है वो 33,000, तो आपने देखा सैलरी पहले जो थी वो 8 थी, अब कितनी हो गई 11, तो 11 की वैल्यू 33,000, एक की वैल्यू 3,000, आपको ओरिजिनल सैलरी मतलब 8 की वैल्यू पूछी है, 24,000 आ जाएगा। न्यू सैलरी और ओल्ड सैलरी का रेशो दिया आपको, ये ओल्ड सैलरी है, ये न्यू सैलरी है। आपको बोला है कि सम ऑफ टू नंबर इतना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना, आपको बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना 59, 59 का स्क्वायर और माइनस 2xy 2 इंटू 1150, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 59 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 59 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3481। 3481 में से 2300 जब मैं घटाऊंगा तो 181 1181 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर सेल्स 2 रेफ्रिजरेटर सेट्स एट द सेम प्राइस, ही गेन्स 40% ऑन वन रेफ्रिजरेटर एंड लूजेस 40% ऑन द अदर। नेट लॉस परसेंटेज आपको बताना है होल ट्रांजैक्शन में कितना होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मान लो ए का जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना, ए मान लिया, मतलब आपने मान लिया कि 2 रेफ्रिजरेटर के सेट है, एक रेफ्रिजरेटर का सेट जो है आपने ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया। तो ए जो रेफ्रिजरेटर का सेट था उसका कॉस्ट प्राइस भी ए मान लिया, बी जो रेफ्रिजरेटर का सेट है उसका कॉस्ट प्राइस भी मान लिया। तो ए जो है वो तो बेचा कितने पे, 40% प्रॉफिट पे, 100% खुद की वैल्यू 40% प्रॉफिट, मतलब 100% पे 40% का इंक्रीमेंट हो गया, 140/100 वैल्यू पे बेच दिया। बी जो है वो 40% घाटे पे बेचा, तो आपने देखा बी की खुद की वैल्यू 100%, 40% नुकसान हो गया, तो वैल्यू बची कितनी 60%। और ये जो है ए का सेलिंग प्राइस, ये बी का सेलिंग प्राइस, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस जो है दोनों के सेम है क्योंकि दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है। तो आपने देखा कि ए रेशो बी, मतलब जो कॉस्ट प्राइस का आपके पास रेशो आया है वो कितना आया, 3:7। आपने क्या किया कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है, ए जो रेफ्रिजरेटर है उसका कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान लिया, 300 मान लिया, तो बी का कितना हो जाएगा 700। अब आपने देखा कि 300 का जो है अगर मैं 40% प्रॉफिट में बेचता हूँ, आपने देखा वन रेफ्रिजरेटर जो है जिसकी वैल्यू मैंने 300 मान ली, क्योंकि 3:7 में कॉस्ट प्राइस आया, मैंने ए का रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 300, बी का कितना हो गया 700। तो 300 अगर कॉस्ट प्राइस है, 40% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140/100, तो ये कितना आ गया आपके पास 420। अब जो 420 है ये दोनों, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी दोनों का 420 आ जाएगा। चाहे तो आप सॉल्व कर लो, 700 का आप 60% निकालोगे तब भी 420 आएगा, या फिर आप दिमाग लगा के पढ़ भी सकते हो कि दोनों रेफ्रिजरेटर सेट को उन्होंने सेम प्राइस पे बेचा है, तो अगर ए का सेलिंग प्राइस आ गया तो बी का सेलिंग प्राइस भी सेम होगा। तो आपने देखा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 840, 420 के दोनों बेचे, और खरीदे कितने के, एक खरीदा 300 का, दूसरा खरीदा 700 का, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल एसपी और ये टोटल सीपी 1000 आ गया। तो आपने देखा कि नुकसान कितने का हो गया 160 पे, किस पे, सीपी पे। टोटल सीपी कितना है 1000, तो 16% का नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है 2 10x + 3 cot x = 5 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू तभी आ सकती है जब आप इसका स्क्वायर कर दो। तो आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो आपने स्क्वायर जब किया तो आपने देखा कि a² + b² + 2 × a × b, और उधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो आपको पता है 10x × cot x कितना होता है 1, क्योंकि cot x की वैल्यू जो होती है 1/10x होती है, और 10x से 10x कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 या 12, तो 25 में से 12 निकाल दोगे तो बचेगा कितना 13। अब लेंथ जो है वो 5 गुना है ब्रेड्थ के। ठीक है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3, 1, 2, 5, लेंथ कितना 5b, ब्रेड्थ को b मान लो, ठीक है। तो आपने देखा ये गया 625 पे, तो ब्रेड्थ का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 625, तो ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो 25 आ गई। लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको लेंथ ही पूछा है, 5 गुना है जो ब्रेड्थ के, 125 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यान दें एक चीज़, अगर मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा सुन लेना, डेली की 2 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज मैं शायद एक ही कराऊँ, पर इसके बाद मैं 2 क्लासेस आपको डेली की प्रोवाइड करूँगा। 20 तारीख तक हम ख़त्म कर देंगे सीरीज़, ठीक है। क्वेश्चन बोला है द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। पहली बात तो ट्रायंगल ABC है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड जो है वो O पे है, ठीक है जी। अब लेंथ ऑफ AO आपको बतानी है। पहली बात तो आपको पता है सेंट्रोइड होता है किस पे, मीडियन पे, मतलब अगर मैं A से BC पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब BC के मिड पॉइंट से अगर मैं A को ज्वाइन करता हूँ, तो आपको पता है कि ये जो है मीडियन आ गया। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो तो जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है, वही हाइट होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सारा कुछ एक ही होता है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है। तो आपने देखा AB की लेंथ, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको लेंथ दी है कितनी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको साइड दी है, AB की लेंथ आपको गिवन है 27, तो आपको पता है BC भी 27 होगा, AC भी 27 हो जाएगा। अब AD जो है वो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि AD जो है वही मीडियन होगा, वही हाइट होगी, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड होगा, सारा कुछ वही होगा। तो AD की जो लेंथ आएगी, आपको पता है हाइट अगर मैं निकालता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो वो क्या होते हैं √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी 27, तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 27/2 √3। अब AD की वैल्यू जो है आपके पास 27/2 √3 आ गई। और आपको पता है AD पे ही सेंट्रोइड ड्रॉ होगा, क्योंकि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन में बनता है। अब सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब AO रेशो OD की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2:1, ठीक है। तो आपने देखा कि AO की जो वैल्यू होगी वो 2/3 ऑफ AD हो जाएगा, और OD की जो वैल्यू होगी वो 1/3 ऑफ AD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है 3, जिसमें से 2 वैल्यू जो है वो AO है और 1 वैल्यू जो है वो OD है। तो AO आपको निकालना है। तो 9√3 आ जाएगा, इसको नहीं काटेंगे। (9√3) आ जाएगा आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला 30 people went to a restaurant for a dinner party. 20 of them paid 880 rupees each, and each of the rest of them paid rupees 110 more than the average of the total expense. What was the total expense for the dinner? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोला है। पहली बात तो आपने देखा कि 30 बंदे जो है डिनर पार्टी पे गए, जिनमें से 20 जो बंदे थे वो हर बंदा 880 पे करके आया। तो आपने देखा 880 रुपये हर बंदे ने पे किया, और 20 बंदों ने पे किया, तो टोटल उन्होंने कितना पे कर दिया 17,600 रुपये उन्होंने पे कर दिए। 30 में से 20 बंदे जो है वो पे कर चुके हैं कितना 17,600, ठीक है। तो 30 में से 20 बंदों ने 17,600 पे कर दिया। अब जो टोटल एक्सपेंस का जो एवरेज है, टोटल एक्सपेंस का जो एवरेज है, मैंने क्या किया एवरेज को x मान लिया, टोटल एक्सपेंस का जो एवरेज है उससे 110 रुपये जो हैं वो ज़्यादा दिए हैं बचे हुए लोगों ने। अब बचे कितने हैं, बचे जो है 30 में से 20 ने पैसे दे दिए, तो बचे कितने 10 लोग बचे, ठीक है। तो हमने देखा 20 बंदों ने इतने पैसे दिए, बचे हुए 10 बंदों ने इतने पैसे दिए, टोटल 30 बंदों ने जो है वो इतने पैसे दे दिए। डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 30 से, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा कि टोटल एक्सपेंस का जो एवरेज है वो कितना आएगा, जो कि मैंने x मान लिया था। अब इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा यहाँ पे आ गया 30x, यहाँ पे आ गया 17600, और यहाँ पे 1100 आ गया, और फिर 10x आ गया। 20x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 18700,
तो x की वैल्यू जो है, पूछा गया टोटल एक्सपेंस ही पूछा है। अच्छा पहले तो x की वैल्यू निकालो ना, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी, लेट मी सॉल्व दिस। तो ये आपके पास आ गया 22 और यहाँ पे ये 2 पे गया 935 आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 935 आ गई। अब आपको टोटल एक्सपेंस बताना है डिनर का। तो टोटल एक्सपेंस जो है डिनर का ये है 17,600 और x कितना 935। 935 में अगर मैं 110 जोड़ दूँ तो ये कितना हो गया 1045। तो 1045 पे किया था बचे हुए 10 बंदों ने, तो हर बंदा 1045 अगर पे कर रहा है तो 10,450 पे कर दिया उन्होंने। 28,050 पे किया था। टोटल एक्सपेंस जो आया था डिनर का 28,050 था। अब ये वाला क्वेश्चन आसान है, पहले भी कर चुके हैं। तो आपने देखा 5500 का 9% बताना है, तो 9/100, तो ये आपके पास कितना हो गया 495 और 2.4/100, तो 2.4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 26.4 और 1600 का 40% बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। तो 495 प्लस 26.4, तो इसको माइनस करोगे -118.6 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर अज्यूमिंग मैक्सिमम मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100। ठीक है, तो ये हिंदी वर्जन है ग्राफ का, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, ये इसी से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा ई ने एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लिए, एक में 50 लिए, एक में 70। तो आपने देखा 60 और 50 कितना हो गया 110 और 70 180 और 3 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स कितना, एक सब्जेक्ट का 100 तो 3 का 300 बाई 100%, तो 60% आ गया। या फिर ऐसा भी देख सकते थे क्या 60, 50 और 70 इन तीनों का एवरेज कितना बन रहा है 60, तो 60% मार्क्स आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला इफ देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द एवरेज ऑफ द सेल्स टर्नओवर ऑल द कंपनी टुगेदर इन इतना, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल कंपनी टुगेदर इन इतना। ठीक है, तो आपको क्या दिया, आपको दिया 2014 और 2015 का सेल का टर्नओवर, ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी और डी कंपनी और ई कंपनी का, और 2015 और 2016 का सेल टर्नओवर दिया हुआ है आपको करोड़ों में। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बताना है कि जो 2014 से 2015 में जो सेल हुआ है, एवरेज सेल जो हुआ है ऑल कंपनीज का, वो 25% इंक्रीज हुआ है 2013 से 2014 में। तो आपको बोला है कि एवरेज बताओ सेल का जो सारी कंपनियों ने किया था 2013 से 2014 में। पहली बात तो मैं एवरेज निकाल लूँ 2014 और 2015 का, तो आपने देखा 1060, 954, 850, 1360, 1080। तो आपने देखा इन सब का टोटल जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, इन सब का टोटल करेंगे जब, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 1060 प्लस 954 प्लस 850 प्लस 1360 प्लस 1080, ये आपके पास आएगा 5304। तो ये तो हो गया टोटल सेल का टर्नओवर। अब आपको एवरेज निकालना है, तो 5 कंपनीज है तो डिवाइड बाय 5 कर दो। तो आपने जब इसको डिवाइड किया 5 से, तो आपने देखा 1060.8 आ गया। अब ये जो है ये एवरेज सेल का टर्नओवर है पांचों कंपनी का 2014 और 2015 में। तो ये जो है 25% ज़्यादा है किससे, 2013 और 2014 से। तो आपने देखा 2013 और 2014 से 25% ज़्यादा, 100% इनकी सेल की टर्नओवर की खुद की वैल्यू। ठीक है, जो कि एवरेज सेल है। ठीक है, एवरेज सेल।
2013 और 2014 की 100% खुद की वैल्यू 25% का इंक्रीमेंट हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई? 100% में 25% जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एवरेज सेल जो थी वो कितनी हो जाएगी? तो 16,080 बाई 125, तो ये कितना आ गया? 848.64। ठीक है, 848.64 विल बी द, मतलब ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा देखने में आपको दिक्कत लग रही होगी इस क्वेश्चन में, पर ऐसे ही ये कंप्लीट आ पाया, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी कलेक्टेड डोनेशन फॉर अ रिलीफ फंड एज शोन इन पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट जो है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आसान हो गया। और उसके बाद आपको बोला डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम मिडिल क्लास। मिडिल क्लास से कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ? 30%। 30% की आपको वैल्यू दी हुई है कितनी? 6750। आपको बोला है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस से बताओ कितना हुआ। तो आपने देखा 30% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225। और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का जोड़ के तो 25 में 27 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 52%। 52% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू अगर इतनी, तो 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,700 रुपये। मतलब सेकेंडरी क्लासेस और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस से जो अमाउंट कलेक्ट हुई वो 11,700 हुई है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु एनरोल्ड फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट इतना है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट इतना। ठीक है, आपको बोला था एवरेज नंबर। ये देखो, ये क्वेश्चन भी आधा अधूरा रह गया, इसके ऑप्शन और हिंदी की स्टेटमेंट में नहीं यहाँ पे कवर कर पाया, तो उसके लिए खेद है। ठीक है, तो आपको बोला एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू टुगेदर। तो आपने देखा पी से कितने स्टूडेंट पास हुए? 18%। क्यू से कितने हुए? 24%। इसका एवरेज, ठीक है, तो आपने देखा 18% और 24% को अगर मैं जोड़ूँ 42% का एवरेज कितना हो जाएगा? 21%। तो 21% किसका? 3300 का। तो आपने देखा 21% आपने 3300 का निकाला तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 693। मतलब ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो पास हो गए इंस्टीट्यूट पी और इंस्टीट्यूट क्यू से। अब इसका पूछा है कि इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू टुगेदर। एनरोलमेंट कहाँ पे हुई? यहाँ पे 5500 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, जिसमें से पी में 20% और क्यू में कितने थे? इंस्टीट्यूट में 30%। तो टोटल कितना हो गया पी और क्यू का? 50% हो गया। तो 50% बच्चों की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2750। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू टुगेदर कितना हो गया? 2750। एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू टुगेदर कितना हो गया? 693। इसका परसेंटेज पूछा था, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एनरोल्ड हुए पी और क्यू इंस्टीट्यूट से टुगेदर। तो आपने देखा कि ये 2 पे जाएगा और ये 5 पे अगर मैं इसको काटूं तो ये 55 पे चला जाएगा, और 55 1, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 2 भी नहीं आ रहा है तो 55 ना, 2 तो नहीं आएगा, हाँ 692 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25.2 जो है 25.2% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बारी मैं कैलकुलेट भी करके देख लेता हूँ। तो बिल्कुल सही है, 25.2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग जुड़े रहें साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी आपका तैयारी कर रहा हो उसकी हेल्प हो जाएगी। कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।